आज हमारे द पत्रकार वाला के इस पॉडकास्ट में जो अतिथि आए हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने काम कर रहे हैं। लगातार अपनी बातों से सुर्खियों में बनी रहती हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं। अगर मैं बात करूं तो कई सारे जगह पे इनकी पहचान जो है वो राजनीति में एज ए सलाहकार है, कई जगह पे ये एज ए सिंगर जानी जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं समय ना लेते हुए, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन भी नहीं लेते हुए, मैं अपने इस पॉडकास्ट में वैष्णवी शिकरवार जी का स्वागत करता हूं। और आज वो इस पॉडकास्ट में अपने पढ़ाई के दौरान, उसके बाद राजनीति में, उसके बाद मुरारी बापू से मिलना, उसके बाद ऐसे सिंगर बनना और एक गाना रिलीज करना, उसके बाद के संघर्षों, तमाम ऐसी चीज़ों पे अपने अनुभवों को, अपने संघर्ष को साझा करेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत मैम आपका हमारे पॉडकास्ट। तो आज आपको हमारे पॉडकास्ट में पहला तो मैं सवाल करता हूँ कि कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है जी। पहला पॉडकास्ट आपका या इससे पहले कोई पॉडकास्ट टाइप का ऐसा कुछ हुआ? पॉडकास्ट तो आई थिंक पहले ही कह सकते क्योंकि हैं, अभी जल्दी में ट्रेंडिंग शुरू हुआ है। इंटरव्यू पहले से हाँ इंटरव्यू तो दिया है मैंने पॉडकास्ट से, आई थिंक। अच्छा, इंटरव्यू और पॉडकास्ट में क्या डिफरेंस आपको लगता है? मुझे तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगता है। पॉडकास्ट थोड़ा सा इंडिविजुअल लोगों पे मतलब इंडिविजुअल लेवल पे लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो पॉडकास्ट शायद मुझे लगता है ये लाइव से इसका कोई संबंध रहा होगा कि आप मुझे बताइए। मैं कोशिश करता हूँ बताने की, मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं नॉलेज है। हाँ प्लीज। इंटरव्यू होता है जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पे मुझे आपसे बात करना है, आप किसी पद पे हैं या किसी जगह पे हैं, तो मुझे एक मुद्दे है उस पे मुझे आपकी बाइट लेना है, बात करना है, तो वो 1-to-1 इंटरव्यू होता है हमारी मीडिया लाइन में। पॉडकास्ट में क्या हुआ, आपके पैदा होने से लेके और आपने आज तक जो भी कुछ किया है, ऐसा होता है, उस सब विषय पे हम लोग आराम से इत्मीनान से बात करते हैं। अच्छा, दिस इज कॉल्ड पॉडकास्ट। इंटरव्यू तो कुछ टाइम के लिए होता है ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने अभी तक देख रहा हूँ। ठीक, मैं चाहूंगा जैसे बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, बलरामपुर के लोग, लेकिन बलरामपुर से अगर बाहर कोई भी वीडियो देख रहा है, बलरामपुर में बहुत सारे तमाम लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते हो। तो हु इज वैष्णवी शिकरवार, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन है आप, क्या है, क्या करती हैं? नहीं, अभी तक के जीवन में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे लोग जान जाए कि वैष्णवी शिकरवार कौन है। बट इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे एक बलरामपुर छोटा शहर था, हम लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। जैसे मैं सिंगर तो हूँ और पोएट्री भी हम करते हैं, शायरी भी करते हैं, लेकिन जिस वक्त हम लोगों ने गाना शुरू किया था उस वक्त प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। ठीक है, तो हम लोगों को तो बहुत मुश्किल होता था। लोगों कभी कई साल में एक बार महोत्सव होता था बलरामपुर। एक ही मेरे ख्याल से हुआ महोत्सव, आपने 2006? जी, 2006 में नहीं, 2004 और 2005 में हुआ। 2005 में हुआ और 2006 में हुआ। सॉरी, लगातार 2 साल हुआ है। 2 साल हुआ लगातार। और वो महोत्सव एक अलग लेवल का था, सारे आर्टिस्ट को मौका मिला, हम तो विनर भी रहे दोनों महोत्सव में। और मुझे लगता है कि उसके बाद से फिर प्लेटफॉर्म हमारी संस्था पैगाम ने काफी दिया लोगों को, बच्चों को। अपने बारे में बताइए, कैसे चीजें, कहाँ से आपने स्कूलिंग किया, कहाँ से आपने स्कूलिंग 9th-10th मैंने कस्तूरबा आर्य बालिका इंटर कॉलेज तुलसीपुर से किया। उसके बाद 11th-12th मैंने बलरामपुर गर्ल्स इंटर कॉलेज से किया, क्योंकि हमारी वो तुलसीपुर कस्तूरबा में साइंस साइड नहीं था। किस ईयर, कौन सी ईयर? 2004-05 में मैंने यहाँ से इंटर किया। 2002-03 में मैंने 10th मतलब 10th-3 में पास किया। 2003 में 10th पास किया। 2005 में मैंने 12th पास किया। 12th यहाँ से पास किया, फिर मैंने बीएससी किया। उसके बाद फिर मैंने बीए किया शक्ति स्मारक से। बीएससी भी किया? बीएससी मैंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया। बीएससी पापा ने किया, बीए मैंने किया। मतलब पापा को क्रेज था कि मेरी बेटी साइंस साइड की पढ़ाई करे। हम आर्टिस्ट थे बाय बर्थ। गाना तो मेरे पापा गाना तो नहीं गाने देते थे, बोलते थे ठाकुर की बेटी, ठाकुरों की लड़कियां गाना नहीं गाती हैं, तो वो परमिशन नहीं थी घर में। तो घर में तो हम बिल्कुल भी गाना नहीं गा सकते थे, बस्ती जहाँ पे हम लोग पापा के साथ रहते थे। फिर हम बाय द वे तुलसीपुर शिफ्ट हो गए मम्मी के स्कूल में। मैंने अपने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे हम, और वहां पे जस्ट बगल में प्लानिंग ऑफिस था। तो प्लानिंग ऑफिस में थ्रेसर आया हुआ था। आप थ्रेसर समझते हैं? थ्रेसर, हाँ, जो मशीन। अच्छा, मशीन वो काटने के लिए धान वाली। तो वो नया लॉन्च मतलब हुआ था। तो पहले आपको पता ही है कि सरकारी जगहों पे उपलब्ध होता था। तो हमारा जो केंद्रीय विद्यालय का कैंपस था और जो प्लानिंग ऑफिस का कैंपस था, ये एक साथ था। ठीक है, पहले ऐसे बाउंड्रीज नहीं होती थी, बटा नहीं होता था। आज के 20 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको, तो 26 साल पहले, बल्कि 2000 की बात बता रहे हैं। एंड हम 6th स्टैंडर्ड में थे और थ्रेसर चल रहा था और इंटरवल हुआ। इंटरवल में एक लड़का था, वो मेरा क्लासमेट था, और मेरी एक फ्रेंड थी जो पानी पीने की कोशिश कर रही थी।
वो उसे परेशान कर रहा था। तो मैंने उससे कई दफे कहा कि तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, उसको पानी पी लेना। तो जैसे स्टूडेंट्स में होता है लड़ाई, आप समझते हैं, लेकिन वो हट नहीं रहा था और उसने मुझे गुस्सा आया बहुत, उसने प्रोवोक किया मुझे। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के थ्रेसर में डाल दिया, उसकी एक उंगली मतलब जख्मी हो गई। तो मुझे वहां से पापा ने इन्वेस्टिगेट करवा दिया, मतलब मेरे ही पापा ने। प्रिंसिपल तो बोलते पहली गलती है, लेकिन पापा बोले ये पहली गलती ही नहीं, गुनाह है। मेरे पापा मिलिट्री के रिटायर्ड पर्सन थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे। फिर उन्होंने मुझे घर पे बिठा दिया। फिर उसके बाद फाइनली ये हुआ कि हम गर्ल्स कॉलेज में पढ़ेंगे, आई मीन को एजुकेशन। पापा ने मुझे मना कर दिया। तो फिर उसी के बाद हम तुलसीपुर आए पहली दफे। और पापा का उसके पीछे रीजन ये था कि वहाँ लाइट नहीं रहती है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे कहीं ना कहीं हम एक अच्छे शहर, अच्छा नहीं मतलब पापा के हिसाब से बड़ा शहर, और फिर एक छोटी जगह पे जा रहे थे। आपको पता नहीं, पता होगा कि नहीं, तब शिफ्ट लाइट की होती थी 8 घंटे पर डे। दिन में रहेगी कभी वीक, रात में हाँ, रहेगी। रात में रहेगी एक हफ्ते और फिर दिन में रहेगी। तो पापा उस तरीके से सोचे कि एक पनिशमेंट पे वो मुझे भेज रहे हैं, क्योंकि वो मिलिट्री के थे। तो उनको ऐसा लगा कि मैम पनिशमेंट, और बल्कि वो पनिशमेंट नहीं था, वो मेरा लाइफ का चेंज था कि मुझे एक ऐसी जगह मिली कि जहाँ पे हम फिर खुद मुख्तार हो गए, लाइक आज़ादी मिली मुझे, फ्रीडम। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत जेंटल थी और वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, वो डांटती वाटती नहीं थी बहुत ज़्यादा घूमने पे या कहीं आने जाने पे। तो कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं कि उसके बाद हम लोग बेलगाम भी हुए, खूब घूम रहे हैं, रात दिन का ख्याल नहीं है। लेकिन मतलब इसी सब में मजा आता था, चूंकि बहुत ही ज्यादा बंदिश से निकले थे, तो आजादी एकदम से मिली तो फिर डिस्टर्ब हो गए। तो बहुत भटक ही गए, मतलब भटकते ही रहे इधर उधर। फिर चैनलाइज नहीं हो पाया। लेकिन पापा ने म्यूजिक फिर भी नहीं लेने दिया। 9th में मुझे म्यूजिक नहीं लेने दिया, संस्कृत मुझे जबरदस्ती दिलाई गई, जबकि हम सिंगर थे बाई बर्थ। और फिर उसके बाद वहाँ पे 9th 10th की पढ़ाई की, फिर फर्स्ट और 12th गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ाई की, यहाँ हॉस्टल में रहे। फिर महोत्सव में, आप महोत्सव से तो थोड़ा बहुत आपको 12th मतलब 2003 में हुआ? 5 में। 12th। अच्छा, उसी टाइम आप मंच पे महोत्सव के पहुंच गए? महोत्सव, हाँ, महोत्सव कर चुके थे। शिवपुरा में एक गाना मैंने परफॉर्म किया था, शीशे से बनी एक लड़की पत्थर के नगर में आई, जो कि बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे और आज भी लोग उसको याद करते हैं। वहां से फिर मुझे महोत्सव में इनविटेशन मिला उस गाने की वजह से। वो गाना ही सबसे बड़ा मेरा एक मेरी पहचान थी उस वक्त की। गाना कब सीखा आपने? गाना मैंने सीखा, कोई एजुकेशन नहीं ली है गाने की, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं था घर में। गाना जैसे रेडियो में, टीवी में ऐसे देख देख के चल रहा है, वही सब सुन के फिर वही याद करके फिर वही परफॉर्म। पर्टिकुलर कोई क्लासेस नहीं, कोई रियाज नहीं, कुछ नहीं? म्यूजिक की कोई क्लास नहीं ली और कभी कोई ऐसा शिक्षा नहीं ली म्यूजिक। 12th के बाद फिर? 12th के बाद फिर बीए बीएससी हुआ? फिर बीएससी हुआ। फिर उसके बाद जब बीएससी कंप्लीट हो गया तो बीए हुआ। फिर बीए सेकेंड ईयर के दौरान मुझे जेएनयू की एक टीम मिली, जो कि बलरामपुर में अवधि के ऊपर काम करने आए थे। वो लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट की अन्विता अब्बी मैडम थी, जो एचओडी थी लिंग्विस्टिक के। आप कभी डालेंगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा, उनको पद्मश्री वगैरह भी मिला है, उन्होंने काफी काम किया लैंग्वेज पे। तो वो आई थी किसी सिलसिले में अवधि के ऊपर काम करने में। तो उनकी एक पूरी 20 लोगों की टीम थी, 19 लोगों की टीम थी, जिसमें 2 टीचर थे, असिस्टेंट टीचर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे और मैम थी जो एचओडी थी लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट की। उसके बाद मैम के साथ मेरी ऐसे जान पहचान हुई, जैसे पथिक में वो लोग स्टे किए थे, उनका मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, तो फिर उन्होंने बोला कि आ नहीं रहा, तो फिर मैंने उसको रोमिंग मतलब करके, और फिर नेटवर्क आ गया तो मुझसे थोड़ा मुतासिर हुई और बोलती हैं कि आप हमारी हेल्प कर दो। तो मुझे वो फॉर अ सेकेंड लड़का ही समझी, तो बोले भैया आप हेल्प कर देंगे? तो हम बोले बिल्कुल कर देंगे, क्या हेल्प चाहिए आपको? तो बताइए, मैं जेएनयू से आई हूँ ऐसे ऐसे करके। तो उतना जेएनयू के बारे में नहीं जानते थे, बट आईपीए के बारे में उन्होंने बोला, इंटरनेशनल फोनेटिक। जैसे आपको मैं बताऊँ, इंग्लिश हिंदी का अपना एक वो होता है ना, अल्फाबेट्स होते हैं, ऐसे आईपीए होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। लिंग्विस्टिक्स को वही पढ़ाया जाता है। तो जब वो बोली मुझसे तो आईपीए, तो मुझे थोड़ा सा तजस्सुस, आई मीन क्यूरियस हुआ। हाँ, क्यूरियस हुआ कि ये क्या है। तो हम फिर घर गए तो पीसी पे मैंने डाल के आईपीए फिर पूरा चार्ट याद कर लिया उस समय, इम्प्रेस करने के लिए उन लोगों को कि यार ये लोग बाहर से आए। तो फिर सेकंड डे जब उनसे मुलाकात हुई तो उसमें मेरी फ्रेंड्स बन गई कुछ 4 लड़कियां, नीलू तिवारी, नीलू सिंह और सुमन मीना और एक और लड़की थी। तो हम लोग की चारों की दोस्ती हो गई। फिर मैंने उन लोग की बहुत हेल्प की अवधि पे, मतलब काफी काम उनको सारी हेल्प मैंने की। उसके बाद फिर दोस्ती जब हो गई तो उन लोगों ने मुझसे इंसिस्ट किया कि आप बलरामपुर के लिए नहीं हो, आपको अपने आप को यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने कहा। एक्सप्लोर योरसेल्फ। हाँ, तो फिर ये अन्विता मैम वहां जाकर के फिर इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया जेएनयू में। फर्स्ट टाइम हम जेएनयू गए तो मुझे लगा कि जेएनयू ऐसी जगह है जहाँ फ्रीडम है एक्चुअली। और मुझे जेएनयू का कैंपस, किस ईयर की बात है ये 2010 की बात है।
2010 के अप्रैल में हम पहली दफे जेएनयू गए थे, सॉरी मई में। और जब हम वहां पे गए, फिर अन्विता मैम ने मुझे अपने घर लंच पे भी बुलाया। फिर सारे ये जो फ्रेंड्स थे, नीलू तिवारी और सुमन मीना वगैरह, सब लोग हम लोग गए। और उसके बाद काफी वहां पे जैसे लगे ही नहीं कि ये लोग मुझसे 2-4 महीने से मिले, लगता था हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। फिर उसके बाद मैंने एंट्रेंस का वो मंगाया, लैंग्वेज कोर्स का मंगाया। आपको विश्वास नहीं होगा शशांक जी, लेकिन मुझे अपनी हैसियत उस दिन पता चली। कहीं ना कहीं बलरामपुर में हम लोग अपने आप को स्मार्ट इंटेलिजेंट तो समझते ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने शक्ति में भी मैंने टॉप किया इंग्लिश में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम काफी नॉलेज वाले इंसान है। लेकिन जब वो पेपर आया मेरे सामने, आप विश्वास करिए 100 में से मुझे 1 नंबर मिला। वो जो मतलब पहले से सैंपल पेपर्स होते हैं ना, वो 10 रुपए का जेएनयू में मिल जाता है, वो आपने सॉल्व किया? वो मैंने सॉल्व करा। तो अभी एंट्रेंस एग्जाम में आप नहीं बैठी? 1 नंबर है सैंपल पेपर्स। तो मुझे अपनी हैसियत पता चली कि हम लोग को तो कोई नॉलेज ही नहीं। तो हम थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए। मैं कहा यार ये हो नहीं पाएगा फालतू में मुझे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। उसने मुझे इतना ज्यादा पढ़ाया लिटरली कि 1 साल के बाद, मतलब नेक्स्ट जब मेरा एंट्रेंस का डेट आया, तो हम इतना हो गया कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया कि हम पेपर दे सकते हैं। फिर हम पेपर देने जब गए, तो फिर शशांक जी पेपर में हो गया मतलब मेरा, लेकिन मेरा एंट्रेंस में आया नहीं नाम फर्स्ट टाइम में। 12 में मेरा नहीं आया। मेरिट वगैरह कुछ बनता है ना कि कितने सीटें हैं, कितने बच्चों के नंबर हैं? होती है लिमिटेड, पता है मुझे। 20 सीट्स होती हैं। और फिर मेरा नहीं हुआ, 11-12 वाले सेशन में नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम सोचे कि मेरा होगा भी नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर हार नहीं मैंने मानी। सॉरी, मुझे वो लोग भी, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने लगातार मुझे दोबारा उसी सब सब्जेक्ट में बहुत सारी किताबें, आप मेरे घर पे कभी आएंगे तो आप दिखाएंगे, वो सब अभी भी मेरे पास रखे हैं। और उन्होंने फिर मुझे दोबारा जब पढ़ाया, तो मेरा इंडोनेशिया, भाषा और उर्दू में दोनों में हो गया, मतलब 2 लैंग्वेज में हो गया। मेरे पास दोनों का इंटरव्यू का कॉल आया, लेकिन मैंने उर्दू चुना। मुझे उर्दू मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। और मैंने वैसे ऑलियांज फ्रांसेस, इस बीच में जो टाइम था उसमें मैंने ऑलियांज फ्रांसेस से फ्रेंच में भी डिप्लोमा किया। फ्रेंच मैंने सीखा इसलिए कि फ्रेंच की बहुत तारीफ सुनते थे, उनका कल्चर, उनका लिटरेचर बहुत रिच है ऑल करके। मुझे उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगा। तो कोर्स करने के बाद इसका कुछ फायदा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे चीजों को हाँ बिल्कुल, मुझे जॉब ऑफर हुई थी उस वक्त 2013 में, लेकिन मुझे जॉब कभी करनी नहीं थी। मेरा मेंटल, मतलब मेरा माइंडसेट था इस चीज का कि मुझे जॉब नहीं करनी। मेरा पॉलिटिक्स ही मेरा पहला और आखिरी प्यार था, ठीक है। तो मुझे पॉलिटिक्स के अलावा कुछ कभी समझ में नहीं आता था। ये कब हुआ? अभी तो सिंगिंग चल रहा था। नहीं, सिंगिंग तो मतलब सिंगिंग तो पैशन नहीं कह सकते उसको, पैशन कभी नहीं था सिंगिंग। बस हाँ परफॉर्मेंस, जैसे गाना गाती थी, लेकिन कभी ऐसा पैशन नहीं ठोके नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था ना। क्योंकि मैं, और शायद वो लोग भी नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे आप अभी तक आपने बताया कि सिंगिंग करना है और सिंगिंग में ही अच्छा करना है, बड़ा करना है, ठीक करना है। कभी अभी मुझे लगता है जैसे अभी आपको प्यार है सिंगिंग से, और चाइल्डहुड आपने मैंने अभी तक किसी बात में आपसे नहीं बोला कि सिंगिंग मेरा ऐसा पैशन था कि मुझे उसी में से कुछ करना है। मैंने आपको यही बताया कि मेरे घर से कोई सपोर्ट नहीं था, मैंने सीखा कहीं नहीं, सिंगिंग से प्यार नहीं था। प्यार ऑफ कोर्स मुझे है सिंगिंग। उस पे फिर कुछ काम क्यों नहीं हुआ? काम कुछ कभी ऐसा, देखिए सिंगिंग एक बहुत बड़ा, आई मीन आज आप इतनी आसानी से ये पॉडकास्ट कर ले रहे हैं और आप इतनी आसानी से बैठ के सवाल कर ले रहे हैं, बैठ के एक सेटअप आपका है, आप वहां पे बैठ के लोगों को बुला ले रहे हैं। आज के 15 साल पहले शशांक जी ऐसा कुछ भी नहीं होता था, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो उस वक्त एक गाना रिकॉर्ड कर भी आप लोग अगर, तो उसको लॉन्च कहाँ करोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे धुरंधर हुआ करते थे उस टाइम पे ना, कि आप नए सिंगर्स का टी सीरीज में नाम ही कभी नहीं सुनाई पड़ता था, वही लोग चला करते थे। फिर ऐसा नहीं, जब मेरे पास अपनी चीजें आई, हम जब थोड़ा मजबूत हुए, तो मैंने गाना तो टी सीरीज पे ही आया मेरा। आपने अगर देखा पहला गाना मेरा टी सीरीज पे ही आया, क्योंकि मेरा हमेशा से था। हम कभी स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करते हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि स्टैंडर्ड मेरा क्या है, लेकिन फिर भी हम कभी अपने कोई भी चीज लॉन्च करने के लिए, मेरा हमेशा से सोच ये रहता था, हमेशा से यही रहती है सोच कि बेहतर से बेहतर हो। कौन सा गाना था, अगर आप चाहे तो 2 लाइन उसका? ओ मेरे ख्वाब थे भी कब्जा तेरा रहने लगा, तेन साह ते हवा विच महसूस करा, रब दा शुक्र करा मेरी जिंदड़ी दे विच तू आया, इस गल दा हाय मैं सजना बड़ा गुरूर करा, तेरा चन वर्गा मुख दिल विच घर कर बैठा है,
ते मैं उठ उठ चेते कर दी उनारा बहुत बढ़िया, आवाज अच्छी है आपकी। इमोशंस अपने ही लैंग्वेज में निकलती है ना? हाँ, इमोशंस तो या तो अपनी लैंग्वेज में निकलती है या तो फिर उस लैंग्वेज में निकलती है जिस लैंग्वेज को आप समझते हैं, है ना, जिसको अच्छे से। जैसे आज की डेट में आप मुझे अपना गाना गाने के लिए कहिए और अगर कोई और पंजाबी गाना गाने को कहिए, ठीक है, तो क्या हम 30 सेकंड का वो एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको? तो जैसे आज मुझे अगर आप इन दोनों में से चूज करने को गए तो हम शायद इस गाने को अच्छे से फील कर सकते हैं, वो है तो पंजाबी लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं, एक लाइन अगर आपको इजाजत हो तो। अरे आप बेधड़क कुछ भी बोलिए, कुछ भी गाइए, आज का पूरा पॉडकास्ट आपका। शन बनी ना तू पत्थरों की तरह कभी समझ में जज्बात वे शन के था गुजारी रात वे। अभी हम ज्यादा अच्छे से फील कर पा रहे हैं तो क्योंकि इस गाने को मैंने फील कर लिया है पहले से, तो वो प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, इसलिए शायद। और मोंटी शर्मा सामरिया मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर मेरा गाना म्यूजिक के दिए थे, तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी के सामने उस वक्त बोल पाना भी बहुत मुश्किल था। तो ये जो टी सीरीज तक आप पहुंची जी, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे वहां तक पहुंचा? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल मैं बताऊं, मेरा एक रिलेटिव है, उसके पास प्रेम रतन धन पायो एक मूवी आई थी, अगर आपको याद हो। तो उस मूवी का शूट हुआ था अयोध्या जी में। अयोध्या जी में दरमियाने शूट उनको कई जगह परमिशन नहीं मिलती थी, सूरज बड़जात्या साहब को, तो मेरा कजिन है उनकी हेल्प करता था, रिलेटिव। तो वो, आपको पता है, लंच कर रहे थे हम लोग रॉयल कैफे लखनऊ में, हम और मेरी बड़ी बहन और वो मतलब रिश्तेदार का बात बता रहे हैं, तीनों लोग कर रहे थे। बस उसने ऐसे रैंडम बोला, वैष्णवी तुमको सूरज बड़जात्या से मिलना है। तो जैसे पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, फेंकते रहते हैं ऐसे, तुम्हें कह रहे बकवास कम, लिमिट में रहो, जो कहो जो कर पाओ। तो उसने पता है इंस्टेंट फोन मिला दिया और बोला, सर मैं आपसे बोल रहा था ना कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मुंबई आने में, लेकिन मेरी कजिन है वो आना चाहती है। एंड आपको पता है उसने फोन दिया, सूरज बड़जात्या फोन पे थे। सर ने मुझसे बोला आप कभी भी आओ। फिर इतना एक्साइटमेंट था कि हम 15 ही दिन में मुंबई पहुंच गए, ठीक है। और जैसे समय तो आपको लगा होगा कि क्या ही कर दिया इस इंसान ने। तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक बात करने के बाद राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस में जब तक हम चले नहीं गए, सूरज बड़जात्या जी मेरे सामने आपकी तरह जब बैठे मिले मुझे, देन मतलब मुझे लगा कि है कुछ, ये सही कह रहा है। फिर सूरज सर ने हम लोग को चाय मंगा के पिलाई, फिर मुझसे पूछा, और आप एरोगेंस नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए, सामने सूरज बड़जात्या बैठे हैं और मुझसे पूछे आपको क्या चाहिए, तो अगर कोई और होता तो कहता आप मुझे गाना दे दीजिए, यही कहता ना, ब्रेक दे दीजिए या जो भी आप जिसमें राष्ट्रीय प्रोडक्शन। लेकिन मैंने नहीं कहा ये, मैंने उनसे कहा कि सर मुझे किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवा दीजिए जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सके कि हम काबिले बर्दाश्त हैं कि नहीं सिंगिंग के लिए। ये मेरा कॉन्फिडेंस था। इस कॉन्फिडेंस सूरज सर खुद शॉक्ड रह गए और बोले, वैष्णवी इतना कॉन्फिडेंट मैंने किसी को देखा नहीं है, इस तरीके से मुझसे आके आप बात कर रहे हो। ये बात है 2000 मतलब वही तकरीबन 14-15 के बीच की बात है। सर ने मुझसे पूछा कि आप बताओ किससे मिलना चाहती हैं, तो मैंने संजय लीला भंसाली सर का नाम लिया, क्योंकि आपको भी पता है राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवाने का। लेकिन उसी टाइम रामलीला मूवी आई थी, वो अमेरिका गए हुए थे, तो उनसे मीटिंग नहीं हो सकती थी 4 दिन। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अब बताओ आप, तो मैंने फिर रवीन जैन साहब का नाम लिया, क्योंकि मुझे रवीन जैन साहब बहुत पसंद थे। और रवीन जैन साहब से सेम डे का 6 बजे का टाइम मिला, और रवीन जैन साहब के पास जब हम शाम को 6 बजे गए, तो आपको पता है वो इंसान जब घुसे अंदर उस रूम में जिस रूम में हम लोग उनका वेट कर रहे थे, तो बोलते हैं उदासियों से लगता है शाम हो गई। हमें सारे रोए, बिकॉज वो ब्लाइंड थे ना, आप जानते होंगे अगर, रवीन जैन साहब ब्लाइंड थे, जिन्होंने वो मतलब वो क्या, एक राधा एक मीरा, अंतर क्या दोनों के थे। तो फिर रवीन जैन साहब जब बोले इस उदासियों से लगता है शाम हो गई, तो मेरे सारे रोए खड़े हो गए और हम स्पीचलेस हो गए। उन्होंने बोला आप गाना सुनाओ, तो मेरा आवाज मेरी नहीं निकल रही थी, मतलब लिटरली आवाज नहीं निकल रही। मैं कहा सर सॉरी बट मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, हम गा ही नहीं पा रहे। तो रवीन जैन साहब ने बोला अरे कोई बात नहीं वैष्णवी, फिर आप तो शेरो शायरी भी करती हैं, कुछ शेर सुनाइए। तो मैंने उनको अपने शेर सुनाना शुरू किए। तो जब मैंने शेर सुनाया, आपको पता है इतने डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थे वो कि 35-40 मिनट्स तक वो लगातार मुझे सुनते रहे, बात करते रहे, इधर उधर घुमा के एकदम फ्रेंडली बना दिया उन्होंने माहौल को। फिर वो बोले वैष्णवी मुझे लगता है अब आप गाना गा लेंगे। तो ऐसे महान लोगों के साथ उठना बैठना का मौका मिला है, तो हम इसमें अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं। और फिर मैंने कहा हाँ सर अब हम शायद गा लेंगे। तो फिर मैंने उनको सुनाया था सैया। हीरे मोती
मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं। हो मजा ही नहीं आया, लेकिन आप इसको जरूर एडिट कर लीजिएगा फॉर गॉड्स सेक प्लीज। तो ये सुना है मैंने उस समय, अच्छा गा लिया था इसको, तो फिर सर बहुत प्रभावित हुए। ये काफी टफ गाना है मुझे लग रहा है, अगर सिंगर लोगों को जितना पता हो, मुझे नहीं पता। हाँ गाना लोग मानते हैं ना, हाँ गाना टफ मानते हैं, लेकिन मुझे उस समय ऐसे लोग के सामने इतना टफ गाना, हाँ मुझे नहीं टफ लगता था। आज के 4-5 साल पहले मुझे कोई गाना टफ नहीं लगता था, और मैंने महोत्सव में गाना गाया था जिया धड़क धड़क जाए, जो आज भी लड़कियां लेने से डरेंगी, मतलब उस स्केल पे, उस सोच के साथ। मतलब आपको मतलब मेरी खुद की बहन ने मुझे मना किया था महोत्सव में वो गाना गाने से, क्योंकि उसमें जो जिया धड़क धड़क जाए 3 बार बोलता है बिना म्यूजिक सीखे और एक ही सांस में बोला था, तो टफ था। लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके फाइनली उसको बिना सीखे बहुत पॉसिबल नहीं है। हाँ वो तो टफ था, बट ठीक है। अब वो फिर उसके बाद की यात्रा, शशांक, बिना सीखे, या तो बिना सीखे गाइए और या तो फिर पूरा सीख के गाइए। बीच वालों के लिए बड़ी दिक्कत रहती है, वो हमेशा नर्वस रहते हैं। हालांकि हम भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। अब तो मेरा बैठना भी काफी प्रोफेशनल सिंगर्स के बीच में है, तो मुझे लगता है कि काश मैंने सीखा होता। ऑफ कोर्स मुझे दुख होता है इस बात का। फिर यात्रा उसके बाद की है कुछ कि वहीं खत्म? उनसे मिलने के बाद फिर उसके बाद फिर मिलने के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि वैष्णवी, जैसे उन्होंने मुझे मेरी आवाज के लिए बोला कि जैसे शारदा सिन्हा की आवाज है, आपकी आवाज थोड़ी डिफरेंट है, जैसे कॉमनली लड़कियों की तरह एकदम नहीं है, ऐसे दबी हुई, बहुत खुली आवाज है, तो आपको कोशिश करना चाहिए। और सुरेश वाडकर को मैं रिकमेंड कर दूंगा कि आपको वो म्यूजिक सिखाएं। लेकिन अब वही है कि फैमिली का सपोर्ट भी नहीं था, तो मुझे तो रिकॉर्डिंग करके लौटना था। तो फिर मेरा गाना का बात चला, फिर मोंटी शर्मा सर को मैंने खुद चूज किया कि हम उन्हीं के साथ काम करेंगे, पहला गाना तो उन्हीं के साथ गाएंगे। तो फिर मोंटी शर्मा सर, आपको एक बहुत मजेदार बात है, मोंटी शर्मा सर के पास जब हम गए तो उनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि एक लड़की वैष्णवी लखनऊ से आएगी। तो वो मुझे से बोलते हैं, बेटा बेटा सुनो। तो मैं बोला जी सर। बेटा देखो बाहर एक लड़की बैठी होगी, उसको बुला लो। तो मैं कहा सर वो लड़की देखो अरे सीरियस लड़की हो? तो मैं कहा हाँ सर मैं लड़की हूँ, मेरा ही नाम वैष्णवी से करा। फिर तुरंत उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल करके बोला कि एक स्टूडियो में एक आओ ना, मैं तुम्हें किसी को से मिलवाता हूँ। फिर बगल में उनका घर था आई थिंक, तो वो आई। तो बोलते हैं कि वैष्णवी को, ये इसको पहचानो कौन है? तो बोले कौन है, मैं कैसे पहचानूंगी? उनका मतलब यही पूछने का था लड़की का लड़का है। तो बोले क्या करते हैं आप? तो फिर बोले बस यही तो पूछना था, ये तो लड़की है। तो मतलब ऐसे तो कई बार हुआ, लेकिन सर पे मैं आऊंगा ये सवाल। हाँ ठीक है, आप बताइए आगे। फिर उसके बाद ये आपका म्यूजिक वगैरह लॉन्च? हाँ फिर मेरा गाना लॉन्च हुआ। ठीक है। आपको पता है सर ने मुझसे कहा किस टाइप का लिरिक्स, तो मैं कहा कट्टू गिलहरी टाइप का नहीं चाहिए सर, थोड़ा स्टैंडर्ड रहा है लिरिक्स में। फिर मैंने उनको अपनी पोएट्री सुनाया, तो कह रहा है इसका एरोगेंस का लेवल देखो, ये मोंटी शर्मा से बोल रहे कट्टू गिलहरी टाइप का कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ऑफ कोर्स सर आई हैव अ लेवल, मतलब मुझे है इस बात का अंदाजा कि मेरा एक क्लास है। तो इसमें कॉन्फिडेंस होना तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड है। तो ये सारी चीजें आपने बताया, बहुत अच्छा था आपने सिंगिंग वगैरह। इसके बाद की जर्नी में अगर कहूँगा तो क्या राजनीति में, या फिर आप बलरामपुर वापस? हाँ बलरामपुर मतलब आते जाते रहे, जैसे जेएनयू में जब पढ़ रहे थे तब भी बलरामपुर आते ही जाते थे। उसके बाद फिर मुंबई में 2-1.5 साल रहे, 2 साल, और गाना लॉन्च हुआ। उसके बाद फिर एक गाने की और बात चल रही थी, उसका शूट कनाडा में था और मेरा पासपोर्ट नहीं था, फिर बना। और लेकिन फिर मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, थोड़ा फिजिकली भी कई बार मेरा L4-5 में दिक्कत, सियाटिक नर्व में प्रॉब्लम। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम एकदम बेड पे हो जाते हैं, लाइक हम मूवमेंट ही नहीं कर पाते। आप कभी उस पर फेसबुक पे भी देखा होगा आपने अगर, तो हमसे ऐसे खड़े भी नहीं हुआ जाता, ठीक है। तो वो फेज 2-3 बार आ गया। जैसे लाइफ में जब भी आगे बढ़ने का हुआ तो वहाँ से हम थोड़ा वीक हो गए कि मेरा पैर ही नहीं काम कर रहा है, हम एकदम लेट गए बिस्तर पे। ये प्रॉब्लम मेरे साथ 3 बार हुई, और तीनों बार करियर का पीक था। भातखंडे में आपको पता है मैंने एंट्रेंस में टॉप किया था। किसमें? भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी में मैंने एंट्रेंस पे टॉप किया, लखनऊ में। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भातखंडे। आप
कैसर उधर आपका इधर से हजरतगंज से आगे बाएं साइड में जाके पड़ता है। कैरियर का स्लोप मुझे जितना अभी तक बातचीत लग रहा है ऐसे जा रहा है आपका, फिर हाँ फिर ऐसे हो जाता है। वही बात है ना कि लक मेरा मतलब बैड लक मेरा बहुत रहा, लाइक बता रहे ना आपको नहीं था, नहीं बैड लक ही था। लकीली आप इतना जल्दी और ऐसे जगह पे पहुंच जा रही हैं यहाँ पे लोग को पहुंचने में बहुत टाइम हाँ ये तो आप कह सकते हैं कि मुझे बिना और तेजी से वापस भी आ जा रहे हैं, शॉर्टकट के भी हम पहुंचे वहां पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा कॉन्टेक्ट जो है वो शॉर्टकट भी कभी नहीं रहा। जितने भी जगह पहुंचे वो सिर्फ मेरे पर्सनालिटी पे प्रभावित होके ही उन लोगों ने मुझे ब्रेक दिया या मुझसे बात की। कह सकते हैं कि मेरा जो लुक है वो भी इसका भी बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में प्रभावित करने में, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। और मतलब इफेक्टिवली बात को रखते हैं, ये भी एक कारण, कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं और कभी बेगर की तरह बात नहीं करते हैं। लाइक ऐसे नहीं बोलते सर प्लीज मुझको देख लीजिए, नहीं कभी नहीं ऐसे। मैंने आज तक अपने घर में तो हो सकता है अपनी बहन से रिक्वेस्ट की हो, किसी चीज के लिए मांगा हो, बट बाहर मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी से ऐसे बोला प्लीज यार प्लीज मैं नहीं कर दूँ, ऐसे कभी मेरा आदत नहीं हुई। इसकी वजह से नुकसान भी होता है। अभी मौजूदा समय में आप क्या कर रही हैं? मौजूदा समय में मेरे घर में 2 लोगों को कैंसर से डेथ हो गई। मेरे पापा को कैंसर हो गया था, डेथ हो गई। उसके पहले हमारी एक छोटी मुंह बोली बहन थी शिमोना, उसको जब कैंसर हुआ और फिर उसका ट्रीटमेंट के टाइम पे हम लोग कई बार ऐसा लगा कि शायद हमारे पास ये होता वो होता करके ना, तो उसके डेथ के बाद मुझे पैसा कमाने का एक जुनून हो गया कि नहीं पैसा होना चाहिए। तो मैंने फिर प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्टमेंट किया और वो एक साइड बिजनेस मेरा है। साइड बिजनेस मतलब फुल्ली मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा काम चलता है, पार्टनर्स भी हैं। तो एक तो वो है प्रोफेशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि अर्निंग का सोर्स क्या है। अच्छा, सोर्स अर्निंग का मेरे पापा ने हमेशा ही सिखाया था कि पॉलिटिकल लोगों को हमेशा एक अर्निंग का सोर्स रखना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स उनका अर्निंग का सोर्स ना हो। आप एमएलए बन जाते हो तो फिर आपके पास जब चीजें बढ़ेगी तो लोग पूछेगा ना कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप नंबर 2 का कोई काम कर रहे हैं। और लेकिन अगर आपके पास एक प्रोफेशन होगा तो कम से कम आप साफ सुथरी छवि के साथ और ईमानदारी के साथ भी अगर आप काम करना चाहेंगे तो कर सकेंगे ना। अगर आपके पास अर्निंग का कोई सोर्स अलग से होगा तो आप सरकारी पैसों का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। तो जैसे मेरे पापा ने हमेशा ये चीज बोली कि पॉलिटिकल फिगर बनने से पहले इंसान को फाइनेंशियल स्ट्रांग होने की कोशिश जरूर करना चाहिए, ताकि अगर कई बारी आपको अगर मान लीजिए कहीं आपका मन नहीं कर रहा है गलत काम करने का, तो इन दैट इस सिचुएशन में आप तभी मजबूर होते हैं जब आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। तो पापा हमेशा ये बोलते थे कि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बाद के लिए मैंने ये काम किया। ठीक है, अब आते हैं आप प्रोफेशन पे पूछ रहे हैं। पोएट्री मेरा बहुत शौक है, मुझे पोएट्री का बहुत शौक है। जैसे कभी हो सकता था कि मतलब सिंगिंग ही मुझे बहुत अच्छा लगता रहा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे पोइट्री में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लिखते हैं हम खुद ही और मुझे औरों के भी शेर याद हो जाते हैं काफ़ी जल्दी से और समझ उसकी बहुत अच्छी है पोइट्री। कुछ एक नज्म? एक मेरा मैंने लिखा था एक शेर है छोटा सा कि 7 गुजरे लम्हों के कैद से आज़ाद कर दे मुझे, 7 गुजरे लम्हों के कैद से आज़ाद कर दे मुझे, आ मुझसे बेवफाई कर बर्बाद कर दे मुझे। ये मेरा है। और इसी टाइप के शेर हम लिखते हैं। एक जैसे वो जिसके लिए मैं बड़ी मुश्किल से आसान हुआ, बेवफाई दर्द, ये सब नहीं, बेवफाई दर्द नहीं, शब्दों से खेलने का शौक है मुझे। जैसे कि वो जिसके लिए मैं बड़ी मुश्किल से आसान हुआ था, उसने बड़ी आसानी से जो मुश्किल में डाली। तो बेवफाई तो नहीं, दर्द तो होना ही चाहिए। पोएट्री में अगर दर्द नहीं है तो फिर है क्या? दर्द के पीछे का कारण? हाँ, दर्द हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जैसे कहते हैं जेके फटी ना बेवाई ते का जाने पीर पराई, ऐसा हमेशा नहीं होता। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। तो हम लोग वैष्णव जन हैं, पीर पराई जानते हैं, दूसरों का दर्द जानते हैं जी। खुद का कोई दर्द नहीं, मेरा खुद का ऐसा कोई व्यक्तिगत अनुभव कुछ नहीं, मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ आप जा रही होंगी। नहीं, मेरा कोई पर्सनल दर्द तो मुझे ऐसे याद नहीं है। सच समाज से जो कुछ थोड़ा बहुत मिला होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन पर्सनल लाइफ में ऐसे तो मेरा कोई दर्द नहीं। मेरा झुकाव कभी दर्द की तरफ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पहले कुछ एलिगेशंस ऐसे लगे मुझ पे जो फर्स्ट ईयर 12th में लगे और उससे लड़ते लड़ते टाइम निकल गया। तो जो एक उम्र होती है इन सब चीज़ों की, उस उम्र में हम ये बात से संघर्ष करते रहे कि ये जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं इसको मैं कैसे ख़त्म करूँ। ठीक है, वो स्ट्रगल करते 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 वो उम्र निकली। तब तक फिर आज़ाद सिंह साहब मिल गए, पैगाम संस्था मिल गई मुझे। फिर हम जिस उम्र में शायद ये सब करना था उस उम्र में हम अनशन पे बैठने लगे और वो मेरा पहला प्यार जो है
मतलब पहला आखिरी प्यार नहीं, प्यार पैगाम संस्था हो गई, आप जानते हैं पैगाम के लिए मैंने काफी काम किया, पैगाम से हम लोग की पहचान भी है सोशल लाइफ। यानी जो जिस दर्द की मैं बात कर रहा था कि क्या कभी आपको किसी से प्यार हुआ, वो इसमें सिमट गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? प्यार व्यार नहीं हुआ मुझे, वो सारा जवाब आपने दे दिया। अफसोस है कि इतनी खूबसूरत एक चीज से हम महरूम रह गए, प्यार नहीं हुआ मुझे। होना चाहिए था, होना जरूर चाहिए था, तो शायद मेरी शायरी में और डेप्थ। जरूरत नहीं था कि किसी व्यक्ति से हो, नहीं किसी से भी हो सकता, होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए था, जैसे अभी आपको उस पैगाम से बता रही हैं आपको है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो दर्द नहीं दे सकता ना पैगाम, पैगाम एक नॉन लिविंग है तो वो दर्द तो नहीं दे सकता, दर्द व्यक्ति दे सकता, वो सिर्फ खुशी व्यक्ति ही दर्द देता है, दर्द का सबसे बड़ा कारण ही व्यक्ति होता है। अब मुझे अफसोस है शशांक जी इस बात का कि इतनी बड़ी खूबसूरत चीज से हम महरूम रह गए, शायद अगर प्यार व्यार हुआ होता, ब्रेकअप होता तो पोएट्री में डेप्थ आती, क्यों आपको क्या लगता है ऐसा होता ना? जरूरी नहीं है ऐसा, सभी लोग को, जितने लोगों को हुआ है डेप्थ है, या जो बड़े लेखक हुए हैं, राइटर हुए हैं, उनको सबको प्यार ही हुआ है, धोखा मिला है? नहीं धोखा ऐसा नहीं है, तो कभी ना कभी उधर से अप्रोच भी किसी ने नहीं किया आपको? नहीं अप्रोच, ऑफ कोर्स अप्रोच तो किया ही होगा, इसमें फिर कोई डाउट नहीं, लेकिन मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं आया, मुझे अपने मतलब एक लक्ष्य दिखा कि कुछ आगे बढ़ा। हाँ बस लक्ष्य ही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, मुझे इसमें नहीं फंसना था मुझे, है ना? बहुतों को फंसते हुए देखा है। नहीं मैंने कभी इसमें फंसना मुझे गवारा नहीं था कभी भी। और दूसरी बात ये कि एक फैमिली का भी मतलब प्रेशर होता था कि लव मैरिज जैसी कोई चीज़ हमारे यहाँ पॉसिबल थी भी नहीं, और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, और मेरे खानदान में मुझे अभी तक याद भी नहीं है कि किसी ने लव मैरिज की होगी मेरे खानदान में, तो उस तरह का कोई एम्बियंस था नहीं कि अगर हम ऐसा कुछ करते तो हम अपने पापा, जब आप सोच सकते हैं कि हम लोग जब सिंगिंग के लिए पापा से फाइट नहीं कर पाए, लेकिन तो आप सोचिए लाइफ पार्टनर तो बहुत बड़ी बात है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो खैर बाद में मेरे पापा थोड़े ब्रॉड हो गए थे और उन्होंने हम लोग को ये फ्रीडम दी, बट अब बहुत देर हो चुका था। जा सिमरन जी ले नहीं, ऐसे भी नहीं बोलते अमरीश पुरी की तरह तो नहीं बोले थे कि जाओ सिमरन, लेकिन हाँ वो चाह रहे थे कि हम सिमरन की जिंदगी जी लें, क्योंकि जब शादी मना करने लगे हम कि नहीं करेंगे बहुत सारे रिश्ते आए, तो उस सिचुएशन में पापा को ऐसा लगने लगा शायद इसका कोई ऐसा अफेयर हो, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि उसको बोलो, मतलब थ्रू माई मदर, कि मम्मी के थ्रू, आप जानते हैं पापा तो डायरेक्टली से बात नहीं कर सकते, तो मम्मी के थ्रू, कजिन्स के थ्रू उन्होंने मुझे मैसेज करवाया कि उसको बोलो अगर उसका कोई है तो मैं। अच्छा, मेरा उर्दू प्रेम की वजह से उनको लोग को ये भी डाउट हुआ कि कहीं आउट ऑफ कम्युनिटी तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे शंकाओं का मैंने फेस किया है। तो मैंने कहा नहीं, मतलब मेरी कजिन को मैंने बोला, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है दीदी, उर्दू मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका उस सब बातों से कोई लेना किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के अगर ऐसा कुछ होता तो मात्र एक संयोग कहा जाए। संयोग भी नहीं है वो, संयोग भी नहीं है भैया। अच्छा, शादी कितना जरूरी है, करना चाहिए किसी को? अगर कोई बिल्कुल करना चाहिए शादी, जिन लोग को लगता है वो निभा सकते हैं उन्हें कर लेनी चाहिए शादी, और जैसे मुझे नहीं लगता कि हम निभा सकते तो मुझे नहीं करनी चाहिए शादी। शादी एक जिम्मेदारी है, कमिटमेंट है, और बिल्कुल उसमें जैसे क्या शादी एक दो इंसानों की नहीं होती है, दो खानदानों की होती है, ये तो आप समझते हैं। और फिर कहीं ना कहीं दूसरों के घर, अपने घर का नियम हम तोड़ सकते हैं, दूसरों के घरों के नियम को हम नहीं तोड़ सकते, गलत हो या सही हो, उनकी परिवार का रिवाज है। तो मुझे कभी नहीं लगा कि हम उन चीज़ों में कभी एडजस्ट हो पाएंगे, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे अपने आप को हमेशा देख के कभी लगा ही नहीं मैं शादी मटेरियल हूँ, और हम किसी का जिंदगी बना सकते हैं, हम बिगाड़ तो सकते हैं भाई जिंदगी, लेकिन हम बना नहीं पाएंगे किसी की, तो क्यों किसी की बर्बाद करना, है ना। तो इस फेज से भी तो निकलना बहुत बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, जैसे अभी तक आप बता रही हो आपके घर में, तो शादी ना करना कितनी बड़ी बात है, ये बोलना, ये डिसीजन लेना। पापा ही नहीं रहे, पापा की डेथ हो गई है, पापा ही सबसे डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थे, और अभी पिछले 2-3 सालों में पापा थोड़ा सा इस चीज़ को समझने लगे थे, और थोड़ा मेरे पापा क्या है ना कि वो भी एक पॉलिटिकल फिगर थे, एंड वो इस बात को थोड़ा सा मुझे फ्रीडम उन्होंने दिया, जब मैंने उनको ये धमकी दे दी घर वालों को कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर मेरे ऊपर इस तरह का कोई प्रेशर बनाया जाएगा, तो वहाँ से थोड़ा सा वो लोग डर गए कि मतलब शायद अगर हम इसको ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो अगर इसने वो उल्टा सीधा कोई कदम उठा लिया, तो कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे एक थोड़ा रिलैक्स मिला। और भाई देखो फिर पापा बीमार हो गए, फिर पापा रहेंगे, तो वही पापा ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली इन सब चीज़ों में इफेक्टिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद की जर्नी हम आप खुद ही हंस लेंगे क्वेश्चन पूछने से पहले, ऐसे नहीं, मैं उस टाइम के लिए हंस रहा हूँ जो आपने अभी तक बताया कि चीज़ें ऐसी है। मैं शादी पे बहुत डिटेल में चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत कंटेंट है, लेकिन चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए नहीं, बिल्कुल आप बताएं। इसलिए शादी वगैरह मुझे भी, हाँ, शादी पे मुझसे डिस्कस करना भी वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो और मेरा फ्यूचर ये मुझे चाहिए
पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा फैसिनेट करता है चीज़, लगता है कि ना करने वाला जो है इंसान वो क्या कुछ बता सकता है, करने वाला इंसान तो बता ही रहा है कि नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें कुछ लोग ये आते हैं लेके कि एक जीवन साथी की बहुत जरूरत होती है, बुढ़ापे में सहारा। तो मैंने उनको बताया कि मेरी एक बुआ की 30 की एज में डेथ हो गई, फूफा जी की, तो 30 साल की उम्र में विधवा हो गई वो। तो अभी आप बताइए उनके बुढ़ापे का सहारा कैसे बनेगा, है ना। तो ये एक इनसेंसिबल सा सवाल मतलब बात है लोगों को कन्विंस करने का, ये सब कोई बात नहीं होती। देखिए हम सफर और साथ ही ये सारी चीजें, बुढ़ापे का सहारा कोई किसी की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता कि वो अगले कितने पल तक जिंदा रहेगा। ऐसी कोई बात तो आपको मालूम है कि कभी, अरे मतलब सीता और राम की शादी हुई थी, कौन सा सहारा बन पाए बेचारे, जब जब सहारा बनने का मौका वो अलग ही हो गए। तो हम जब सीता राम मतलब कितनी बार अलग हुए, तो हम लोग तो कॉमन लोग हैं, पता ही नहीं है कि कौन कब अलग हो जाएगा ना। ऐसे में LIC का एक टैगलाइन है जो इस समय चल रहा है, जीवन के साथ भी जीवन है, अब चेंज हो गया है। अच्छा। पहले था ये जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, अब हो गया LIC हर पल आपके साथ। तो मुझे लग रहा है LIC ही है जो हर पल है, हर पल है। फ्री का एडवर्टाइजमेंट हो गया, पैसा नहीं मिल रहा है इस चीज का, अलग बात है। फिर इसके LIC बाद वाले देखेंगे तो शायद आपको अप्रोच करेंगे। हाँ, कोई वही मिल जाएगा, कहते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, एजेंट वगैरह, वही दे दे तो ठीक है। ठीक है, हम सभी भैया से बात करेंगे, एजेंट तो नहीं है वो, लेकिन एजेंट से ऊपर है, बात करते हैं। हाँ जरूर से, शुक्रिया आपका। आगे राजनीति का सफर कैसे शुरू हुआ आपका? राजनीति में मेरा हमेशा से झुकाव कांग्रेस की तरफ ही रहा है, और मैं कांग्रेसी हूँ पक्के तौर पे। ठीक है, कांग्रेसी क्यों? क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में जितनी भी पार्टी हैं, अभी तो थोड़ा सा कांग्रेस भी ऐसा नहीं सोचती है, मुझे लगता है कि राहुल क्या सोच रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन मुझे ऐसा फिर भी लगता है कि संविधान को कहीं ना कहीं लेके चलने वाली सिर्फ एक ही पार्टी अभी है, वो है कांग्रेस। पहले से भी संविधान को लेके चलती थी, ठीक है, और ये देश संविधान से ही चलेगा शशांक, ये किसी एजेंडे से नहीं चल पाएगा, आपके किसी पर्सनल एजेंडे से, जैसे कि कोई भी समूह बड़ा और कोई भी ऐसा, ये एजेंडे से नहीं चलेगा ना, ये तो संविधान से चलेगा। तो मुझे किसी भी पार्टी से कोई ऐसी खास नाराजगी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि मुझे दुख इस बात का है कि अगर देश को चलाने के लिए आप संवैधानिक तरीके से नहीं सोचेंगे तो देश एक दिन खतरे में आ जाएगा, लिटरली वो खतरे में आ जाएगा। जो खतरा आप बताते हो ना, उस खतरे से बड़ा खतरा है। कौन सा खतरा मैं बताता हूँ? आप नहीं, हम टॉकिंग अबाउट, मतलब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, आपसे मेरा मतलब आप नहीं हो, हमारा मतलब सत्ता पक्ष से है। ठीक, राजनीति की बात जब आई तो आपने कहा मैं कांग्रेसी हूँ, वो भी पक्के तौर पे। फिर मौजूदा यहाँ पे बलरामपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष बताया जाता है, ऐसा लोगों के द्वारा मैंने सुनाया, मैंने ऑफिशियल तौर पे तो नहीं देखा कभी, सलाहकार आप उनकी हैं, हाँ, क्या उनकी रही हैं? हाँ, वो भाजपा के हैं। इसमें बहुत हंसी की बात है, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए, तो वो भाजपा के हैं। फिर कहीं ना कहीं एक नेता का और नाम आता है, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो भी भाजपा के हैं, उनसे भी आपका संबंध बताया था कि हाँ कुछ ना कुछ काम या राजनीति कुछ भी सलाहकार। बतौर आप बता रही हैं यहाँ पे आज की मैं पक्के तौर पे कांग्रेसी हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं काम आप यहाँ पे कर रही हैं। एक काम हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, आपको मैं बताऊँ। अब इसको पूरा डिटेल में बताइए। हाँ बिल्कुल, एक मजेदार बात है ये, जैसे कि आरती तिवारी भतीजी है मेरी, ठीक है, इसको आप ब्राह्मण ठाकुर पे मत लेके जाइएगा, फैमिली टर्म्स है, मेरे श्याम मनोहर भैया भाई हैं, हम भाई मानते हैं उनको। तो जब वो चुनाव जीते तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चुनाव जीत गया हूँ और बहन अब आपका काम शुरू होता है। तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरा क्या काम शुरू होता है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, लोगों को पता है कि मेरी एक पैगाम संस्था के कार्यक्रम में नेताजी वो माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी आए थे, तो वो वहाँ मेरे उस प्रोग्राम से बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने मुझे एक हम लोग के मतलब फैमिली टर्म्स भी है उनसे, और जैसे पर्सनल टर्म्स है उनसे, उनसे मेरा कोई पॉलिटिकल टर्म नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं? जी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो फिर वो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा एक हमारे यहाँ बालिका जीती है, शी इज वेरी यंग और शी इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, तो क्या आप उसे जिला पंचायत अध्यक्ष बना देंगे? ऐसे ही बात हुई। आपने कहा क्या उनको आप जिला पंचायत अध्यक्ष बना देंगे? यही बात थी, बस इतनी सी बात थी। कोविड का टाइम था, हम बस्ती में थे और डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब एक, अच्छा उसमें मतलब मुझे कहीं से पता चला कि नेताजी जो है वो बनने वाले हैं पूरे 5-6 जिले के क्या बोलते हैं उसको, संयोजक। जिला पंचायत की जिम्मेदारी दी जाने वाली थी कि मतलब कि उन्हीं को ये जिला पंचायत डिसाइड करना है, ठीक है।
तो मुझे ये पहले से थोड़ा सा मालूम भी था, और लेकिन हमें कॉन्फिडेंस भी था। अगर मुझे ये पहले भी नहीं मालूम था तो मुझे इतना मालूम है कि उनका इम्पैक्ट इतना है कि वो आप भी जानते हैं कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। मैंने तो ऐसे रैंडम बोल दिया, मुझे नहीं पता था कि वो बात को मेरे इतना सीरियसली लेंगे। और उन्होंने फिर शायद ये सोचा कि पहली दफ़े मैंने कुछ कहा है तो उन्होंने इस बात का मान रखा, और कोई नुकसान वाला बात भी नहीं था। इनकी पार्टी ऐसा कहती है कि जो है यंग लोगों को मौका मिले, लड़कियों को मौका मिले, ऐसा करके। तो आरती डिजर्व करती थी कि वो सबसे यंग एज की, मतलब 21 साल की लड़की थी, और वो सबसे छोटी जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे देश में, है ना। तो ये एक अचीवमेंट है ना हम लोग के लिए भी, बलरामपुर के लिए भी। और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी मुझे इस बात से कभी परहेज नहीं है कि अगर समाज के एक बड़े टुकड़े का फायदा किसी भी आदमी के पास मेरे चले जाने से, रिक्वेस्ट करने से हो रहा है, तो हम ये कभी केयर नहीं करते शशांक जी कि वो पार्टी के किस पार्टी का आदमी। ऐसे बृजभूषण शरण सिंह जी की जो अच्छी बात मुझे लगती है, वो कलाकारों की भी इज्जत करते हैं, ठीक है। और उनसे जब भी मैंने कोई चीज मशवरा दिया कि नेताजी ये चीज को जोड़िए अपने बर्थडे में, जैसे मुझे सिंगिंग के लिए हमेशा एक दर्द होता था कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो हम उनको मुसलसल बोलते रहते थे कि प्लीज ऐसा कुछ सिंगर्स के लिए भी करिए। तो उन्होंने अपने बर्थडे वाले कार्यक्रम में सिंगर्स के लिए भी एक कॉर्नर रखा और जोड़ा। तो कहने का मतलब ये ना कि मुझे इस बात से कभी कोई गुरेज नहीं है कि अगर आप बृजभूषण शरण सिंह जी हैं और आप भाजपा के नेता हैं और मुझे आपसे कोई रिक्वेस्ट करने से और बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, तो हम इस बात का ख्याल बिल्कुल छोड़ देंगे कि मेरा पर्सनल थॉट क्या है। हम सोशल मतलब एक्टिविस्ट हैं शशांक जी। तो मुझे लग रहा है जैसे किसी पार्टी के सदस्य या बतौर सदस्यता नहीं ले रखे हैं, आपको विचारधारा कांग्रेस की पसंद है। कांग्रेस की पसंद है, और बीच में थोड़ा कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग आ गए आपके जिले में जो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैंने पार्टी से दूरी बना ली। जरूर मैंने इस्तीफा भी दे दिया। सदस्य थे क्या? हाँ हम थे, मतलब सदस्य लिया था, सदस्य महामंत्री थे हम। और मैंने इस्तीफा भी दे दिया क्योंकि मुझे वो लोग पसंद नहीं थे जो पार्टी लेके आई। और मेरा क्या है ना कि जब वही काम और पार्टी के लोग कर रहे हैं और आप भी वही करोगे तो फिर हमारा आपका इख्तिलाफात तो एकदम तय है। तो मैंने डिसाइड किया कि शायद मुझे नॉन पॉलिटिकल ही रहना चाहिए। बट और आपको मैं बताऊं, ऐसा नहीं, बीजेपी, मेरे बड़े पापा, खुद मेरे बड़े पापा अपने विधान परिषद के अध्यक्ष हैं बिहार में, श्री अवधेश नारायण सिंह, और 1-2 बार के नहीं 4 बार से हैं, सभापति हैं वो वहां पे, अध्यक्ष नहीं सभापति। और इतना अप्रोच हमारा स्ट्रांग है आपकी इनकी पार्टी में, बीजेपी में, कि अगर मैं चाहूं तो मेरे बड़े पापा के थ्रू, आप जानते हैं फैमिली बैकग्राउंड अगर मजबूत होता है तो आपको आसानी से चीजें मिलती हैं। लेकिन मेरा माइंडसेट कभी इनके साथ बैठ नहीं सकता था। और हाँ, अब हम आते हैं जिला पंचायत सलाहकार पे। सलाहकार बनने से पहले मुझे ये कोई पोस्ट भी नहीं पता थी। अचानक से एक इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, शायद मतलब उस पोस्ट का कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन हाँ, आरती चूंकि बहुत यंग थी और बच्ची ही थी वो उस समय, तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें उन लोगों को लगा होगा कि किसी बड़े, एक मैच्योर, मुझे तो मानते ही हैं, मुझसे तो काफी बड़े थे, तो उन्होंने मेरा नाम ऐसे प्रपोज कर दिया कि वैष्णवी समझाएंगी आरती को, सलाह देंगी कि कैसे कैसे करना है। तो ये एक ऐसे करके था जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल पोस्ट है शशांक जी। इसमें मुझे चवन्नी का 1 रुपया, मतलब 25 पैसा हमको इसमें मिला नहीं। तो एक नॉन प्रॉफिटेबल पोस्ट के ऊपर आप बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठा सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट पीपल, पब्लिक एंड ऑल, सभी के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मैं सवाल कर रहा हूँ मेरा व्यक्तिगत थोड़ी है। नहीं, आपका व्यक्तिगत यही सब लोग है ना, सलाहकार है, सलाहकार है, सलाहकार क्यों, क्या सलाहकार जैसी कोई पोस्ट थी नहीं, एक अनाउंस कर दिया। और चूंकि मुझे उतना समझ भी नहीं थी, देखिए चीजों की इतनी समझ आपको वक्त के साथ आती है ना, धीरे धीरे आती है। तो मुझे उस पर आपत्ति मैंने इसलिए दर्ज नहीं की कि कहीं ना कहीं आप जिला पंचायत अध्यक्ष जब बन गए तो अब आप किसी पार्टी के तो आदमी ही नहीं रह गए, आप एक संवैधानिक पद पे चले गए, ठीक है। तो उस चीज का, जैसे अभी मान लीजिए सदर विधायक आपके हैं, और अगर उन्होंने मुझे फोन किया किसी भी सोशल इशू पे बात करने के लिए कि बहनी आप बलरामपुर में हमसे पहले से रह रही हैं, वैष्णवी आप हमसे पहले से रह रही हैं, ऐसे सिचुएशन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या हो सकता है, तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे कि विधायक, सदर विधायक जी ने इस जिम्मेदारी को समझा कि एक जो हमसे पहले से रह रहा है उसके पास कुछ अनुभव होगा तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो हम उनको इस दृष्टि से नहीं देखेंगे कि ही इज फ्रॉम बीजेपी। हम फिर उनके पास इसलिए जाएंगे क्योंकि वो सरकारी ही धन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। जो भी विधायक का निधि होता है वो हमारा आपका ही तो पैसा है। फिर पार्टी से आप तब तक जुड़े हो जब तक आप विधायक बन नहीं जाते, तब तक आप पार्टी के हो। आफ्टर एमएलए बनने के बाद फिर आप पार्टी के नहीं हो।
इतना छोटी सी, आपको मैं शशांक जी इस पॉडकास्ट के जरिए से हम लोगों को ये भी बोलना चाहेंगे, सोच बड़ी रखिए, पार्टी से एमएलए को मत बांधिए। और हमारा हक है, हम एमएलए बलरामपुर को, एमएलए गैसड़ी को, किसी भी एमएलए को कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं और हम उनसे लड़ाई भी लड़ सकते हैं, हम उनसे मदद भी मांग सकते हैं, क्योंकि हमने उनको चुना हो या ना चुना हो, हम उनका विरोध भी किए हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो चुन के चले आए तो अब वो हमारे विधायक है ना। अब आज मैं बताऊं आपको, मुझे कई ऐसा मौका मिला कि जो सूबे के इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे मिलने का, लेकिन मैंने कभी कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि वो पर्सनल मेरी मुलाकात हो सकती थी। लेकिन हाँ, अगर कल को मुझे बलरामपुर के फायदे के लिए मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना पड़े किसी भी सोर्स से, तो हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग। तो नेताजी से आपका व्यक्तिगत या घरेलू या कुछ ऐसा संबंध है, बाकी राजनीतिक कुछ नहीं है? राजनीतिक तो कोई मतलब बात ही नहीं है हमारी। कब से होगा ये संबंध? वो बहुत साल पहले से होगा? साल पहले से, काफी सालों से है, बस 19 से थोड़ा ज्यादा हो गया। जैसे अब 19 से उनको लगा कि यार ये अच्छी सिंगर है, अच्छा मतलब इसको प्रतिभा है, उन्होंने मुझे हमेशा एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के तौर पे देखा। पॉलिटिकल तो हमारा लोग का कोई भी बात नहीं हुआ कभी, मैंने कोई ऐसी पॉलिटिकल वो भी नहीं बताया, इनको इच्छा भी नहीं बताई कि हम क्या बनना चाहते हैं क्या नहीं बनना चाहते। उसमें थोड़ा सा मेरा ये है कि तुझको चाहा तेरी दहलीज को सजदा ना किया, वो मेरा इश्क है, ये मेरी खुददारी है। देखिए मैं एक मांगना नहीं, मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ ऑलरेडी, मेरा ब्लड में है पॉलिटिक्स, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें विचारों के लिए बहुत ज्यादा मुझे जरूरत है, कि हमें पता है कि कैसे पब्लिक को बात करनी है, पब्लिक के सामने कैसे चीजों को पेश करना है ना शशांक जी। और वैसे भी इंडिविजुअलिटी की एक चीज होती है। अब अगर राजनीति की बात हुई तो चुनाव की बात होना बहुत जरूरी है, लाजमी भी है। आज के दौर में जो चुनाव है और आज के 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, चुनाव कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है? 20 साल पहले तो चुनाव इतना एक्सपेंसिव नहीं होता था। अभी मौजूदा पार्टी जो सत्ता में है उसने बहुत महंगा बना दिया है चीजों को, एकदम बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट टाइप का होने लगा है। 20 साल तो हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे अगर आपको ऐसा पसंद है। देखिए पहले के चुनाव में एक अलग मजा इस टाइप का होता था, क्योंकि साहित्य भी होता था। मुझे याद है, तो मैंने पढ़ा ही है, याद क्या, हम तब तो उतना पैदा वैदा भी नहीं होंगे, कि कितना स्टैंडर्ड कॉन्वर्सेशन होता था दो पार्टीज के बीच में। एक जनसंघ, अभी ये तो जो नए भाजपाई हैं, जो भाजपा जो सत्ता में आने के बाद भाजपाई बने हैं, आप एक पॉडकास्ट का लिस्ट में ऐसे बैठा करके कर लीजिए। आप अपने बलरामपुर शहर से जितने भी प्रोमिनेंट फिगर्स आपको बीजेपी के लगते हैं या जितने भी बड़े नेता लगते हैं, उनको एक लाइन से बैठाइए, उनसे पूछे कि जनसंघ का चुनाव चिन्ह क्या, ठीक है, जनता पार्टी से पहले क्या नाम था, भारतीय जनता पार्टी से पहले क्या नाम था, वो कुछ भी इतिहास अपने पार्टी का भी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ आगे बढ़ते हैं, वो पीछे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको एक मजेदार बात है कि एक इन्होंने, दीपक था इनका जनसंघ वालों का, ठीक है, और कांग्रेस का था बैलों की जोड़ी। तो इन्होंने बनाया कि जली झोपड़ी भागा बैल, ये देखो दीपक का खेल। जली झोपड़ी भागा बैल, ये देखो दीपक का खेल। तो बदले में इन्होंने जवाब दिया कि सरकार बनाना खेल नहीं, इस दीपक में तेल दे। ऐसे मतलब ऐसे वो लोग लड़ाई करते थे। तो कितना अच्छा लड़ाई होता, अच्छी लड़ाई होती होगी ना, एक स्टैंडर्ड था। और मैं आपको बताऊं, इंदिरा जी जब चिकमंगलूर से लड़ी थी तो एक नारा उन्होंने बनाया कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। ये इन लोगों को पता भी नहीं होगा। तो मुझे दुख इस बात का होता है, आप बोल दे, कोई ऐसा कुछ लिख दे, ऐसा कुछ बोल दे, काव्य कर दे, आफत हो जाएगी। आप इस जगह पे बैठे हैं जहां पे राजमाता जैसी शख्सियत थी। बलरामपुर आया है, बलरामपुर पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया, और बलरामपुर की राजमाता का जिक्र अगर ना हो तो हम इसे मॉरल क्राइम समझते हैं। आपको पता नहीं होगा, राजमाता ने नानाजी देशमुख को खुद के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा दिया था 50,000 उस समय। कैन यू बिलीव? ऐसी पर्सनैलिटी थी, नानाजी देशमुख के सामने खुद लड़ रही थी और उन्हें फाइनेंस किया। और आफ्टर मतलब उनके जीतने के बाद जिस राजमाता को बलरामपुर के लोगों ने हरा दिया, उसी राजमाता ने जयप्रभा ग्राम के लिए जमीन दी नानाजी देशमुख को, कुछ काम करना चाहिए। ऐसी राजमाता के धरती पे आप बैठे हुए और फिर भी इसका विकास नहीं हुआ। कारण यही है क्योंकि ये लोग राजमाता के लिए, दुख होता है मुझे ये सोच। मौजूदा समय में अगर मैं कुछ टॉपिक्स को जल्दी कवर करना चाहूंगा, हाँ, समय का अभाव है। हाँ, पहला तो महोत्सव, अभी हाल ही फिलहाल में बलरामपुर में महोत्सव हुआ, लगभग 20 साल बाद। जैसे 25 साल और 15 साल, पता नहीं कितने साल हुए थे, भाजपा का कमल खिला था नगर पालिका में,
वैसे ही महोत्सव हुआ और बड़ा जोश था जब ये अनाउंस हुआ कि बलरामपुर में महोत्सव होने वाला है। एक एक व्यक्ति में जो यहाँ का नागरिक है काफ़ी खुश था। लेकिन जब महोत्सव 4 दिन के बाद ख़त्म हुआ, उसके बाद जो चीज़ें निकल के आई बाहर, वो काफ़ी निराशाजनक थी। वो चाहे पत्रकार हों, उनको लगा कि उनका सम्मान नहीं हुआ। फिर जो यहाँ के जो लोकल, यहाँ के जो बलरामपुर के धरती से कलाकार रहे हों, उनको नहीं पूछा गया, ना उनको सम्मान मिला। ऐसे तमाम चीज़ें हुई। आप 2004 और 5 का भी महोत्सव आपको याद है? हाँ, और आज का महोत्सव, कितना अंतर आपको लग रहा है? बहुत अंतर है। देखिए 2004-5 में 5-6 में एक टीम थी लोकल बलरामपुर की, जिसमें डॉक्टर देवेश साहब और डॉक्टर जुबेर, मतलब बहुत सारे मतलब बलरामपुर के जो बौद्धिक उस तरह के मतलब बुद्धिजीवी कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो सारे लोग उसको लीड कर रहे थे। तो उन्हें पता था कि वैष्णवी सिंगर है, उन्हें पता था सबा रिजवी सिंगर है, उन्हें पता था इमरान सिंगर है, उन्हें पता था दीपिका गौड़ सिंगर है, समझ रहे हैं आप। तो उन्होंने हम लोग को इन्वाइट किया, ठीक, और हम लोग को परफॉर्म करने का मौका दिया। आज की डेट में तो मैं आर्टिस्ट हूँ और वेल नोन आर्टिस्ट हूँ। इवन टी सीरीज के बैनर पे गाना अगर मेरा आया है और या फिर बाहर प्रोग्राम्स में हम लोग जाते हैं, तो क्या मुझे नहीं लगता कि बलरामपुर में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो हम लोग को नहीं जानते होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर वो नहीं जानते हैं तो फिर ये थोड़ा सा उनकी कम जानकारी है। इस पे मुझे कोई घमंड की बात हम नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा शहर है, हम लोग सब हम खुद जानते हैं सारे आर्टिस्ट को, कौन सा बच्चा आजकल लिख रहा है, कौन सा बच्चा बाहर जा रहा है, सब मुझे पता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अगर नहीं पता है तो उसका उनका फेल्योर है ना। आप मुझे इन्वाइट नहीं किया, चलो मुझे इन्वाइट मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने भले इन्वाइट नहीं किया मुझे, लेकिन इन्विटेशन आया मुझे, लेकिन मैंने इन्वाइट करने वाले को ये बताया कि मैं अपनी लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, हम तो ऑलरेडी बाहर हैं, अहमदाबाद थे, हम नहीं थे यहाँ पे बलरामपुर में। लेकिन मैंने उनको बताया ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, ऑलरेडी है हमारे पास प्लेटफॉर्म, हम तो खुद उससे बड़ा प्लेटफॉर्म दे चुके हैं अपने शहर के लोगों को। लेकिन अब आते हैं, चलिए ठीक है ये भी छोड़ दीजिए आप, पत्रकार बलरामपुर में, आपने बहुत गलत सवाल मतलब पूछ लिया है, अगर आप बर्दाश्त कर सके तो मैं जवाब दूं। बिल्कुल। यहाँ पत्रकार कौन है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? वो लोग बुरा माने हैं जिन्हें कुर्सी नहीं मिली। अब बुरा किस बात का मानना था? बुरा इस बात का मानना था कि लोकल लोगों को, लोकल प्रतिभाओं को मौका नहीं मिला है। बुरा आपको इस बात का मानना था। और बुरा किस बात का मान गया आप? कि आपको फूफा वाली इज्जत नहीं मिली। तो आपकी लड़ाई व्यक्तिगत के लिए तो उन्होंने स्वार्थ है ना। आपके पत्रकारों ने तो अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ी है। कोई पत्रकार दिखा दीजिए मुझे जिसने ये पोस्ट लिखा हो कि क्या बोलते हैं, बलरामपुर महोत्सव में लोकल लोगों का बेइज्जती हुआ, लोकल आर्टिस्ट को नहीं बुलाया गया। बेकल उत्साही से आपकी फैमिली को, मुझे नहीं पता, अगर उन्हें इनवाइट किया तो वेरी गुड, अगर नहीं इनवाइट किया तो आंसरेबल है डीएम, क्यों नहीं किया इन्हें, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, जैसे शशांक का अपना पर्सनल दुख सुनने के लिए हम बैठे नहीं हैं, ठीक है। शशांक आपका पर्सनल दुख आपकी बड़ी बहन वैष्णवी सीकरवार आपके घर पे सुनेंगे, लेकिन यहाँ बैठ के ना हम आपकी वही बात सुनेंगे जो कि समाज से जुड़ी होगी, जो आप समाज के लिए लड़ेंगे, कहेंगे। तो ये पत्रकार जितने दुखी थे ना, इनको अगले रो में कुर्सी नहीं मिली अधिकारी के जस्ट बगल वाली, और पानी की एक बोतल भी नहीं मिली, और दूसरी बोतल भी नहीं मिली होगी। आई होप आप समझ रहे हैं, शाम वाली बोतल भी फराहम नहीं हुई होगी। इसलिए मसला है, मसला इस बात का नहीं है कि कलाकारों के साथ क्या हुआ। महोत्सव का मतलब आर्टिस्ट से था, यहाँ के लोकल आर्टिस्ट ही से मतलब था। हम ही लोग मुंतजिर रहते थे कि महोत्सव होगा तो हमें एक मौका मिलेगा कि हम अपने शहर के लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे। लेकिन उस पत्रकार को जो आपने हाशिए पे कर दिया अभी थोड़ी देर पहले जी, कि वो नहीं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ना, एक नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आ गए, इंक्लूडिंग मी आल्सो। तो उसमें जो आपने कहा कि वो अपने लिए आवाज उठाए, तो वो पत्रकार जो हमेशा सबके लिए आवाज उठाता है, मैं अपने लिए नहीं सभी के लिए बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जब उसको वो चीज नहीं मिलेगी तो वो अपने लिए भी तो आवाज उठाएगा ही उठाएगा। नहीं ना, वही क्यों नहीं उठाएगा वो आवाज? वही तो प्रॉब्लम है। जो आवाज उससे पहले उठानी थी दूसरे की, वो आवाज उसने तब तक नहीं उठाई जब तक घर उसके मतलब उसके घर में आग नहीं लगी, तब तक वो आवाज उसने नहीं उठाई। आखिरी तक जब उसको लगा कि यार ये तो मैं भी जलील हो रहा हूँ, तब उसे मेरा दर्द भी समझ में आया। ये बात आप समझिए ना, शुरू से वहीं से शुरू करना था आपको। पहले आपको मेरी बात सुननी चाहिए। डीएम तो आएंगे चले जाएंगे 6 महीने बाद, फिर दूसरा एसपी डीएम सब बदल जाएगा, ये तो आपको पता है, ये तो निजाम है, ये तो बदलता रहेगा। लेकिन हम तो नहीं बदलेंगे ना, हम तो इसी शहर के आदमी हैं, इसी शहर में लगेंगे। तो आपकी जो भी पहले जवाबदेही है शशांक जी, वो पहले मुझसे है, ठीक है, पब्लिक से है, मुझसे है। आपकी जवाबदेही डीएम से नहीं है, डीएम की जवाबदेही आपसे है। लेकिन आपको अपने कलम की ताकत का अंदाजा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी कलम क्या कर सकती है।
क्योंकि कलम तो रुक रुक उसके बाद 4 दिन बाद जब महोत्सव खत्म हुआ तो ये हुआ जब पत्रकारों ने आवाज उठाया कि हाँ उस तरह का सम्मान नहीं मिला, इन्फ्लुएंसर को सम्मान मिला, इंस्टाग्राम के रील्स वालों को मिला, इस पे भी बड़ा बवाल हुआ, आपने देखा होगा। फिर डीएम साहब की तरफ से और लोगों की तरफ से आया, सूचना विभाग की तरफ से, कि अब जो भी पत्रकार ऑफिशियल हैं उनको सम्मान दिया जाएगा। अब सोचिए जब महोत्सव खत्म हो गया है, 4 दिन बाद उनको बुलाया जा रहा है ऑफिस में कि अब आपको एक सम्मान दिया जाएगा। लेने चले गए ना, और लेने भी चले गए बहुत सारे लोग। आप बताइए, लेने जब चले गए तब फिर बात खत्म। लेकिन वही गए जो क्या कहा जाए, उनको किस तरह श्रेणी में रखा जाए। मैं बताऊं आपको, स्वाभिमान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बहुत कम है हमारे शहर में, और यही एक मैटर है कि आने वाला हर एक डीएम एसपी यहाँ के लोगों को ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे वो गुलामों के शहर में आ गया है। अब आपको मैं बताऊं एक मोटी मोटी बात, सॉरी, लेकिन एनजीटी का बात करते हैं। आप चले जाइए नहरिया से सीधे, वो मंदिर जो पड़ता है, एक नहरिया वाला रास्ता नहीं है, इधर आता है बलराम भगवतीगंज की तरफ, रास्ते का मुझे नाम नहीं याद रहा, इतना ग्रीनरी था उधर, इतना सुंदर लगता था वो। कभी फुलवारिया बाईपास वाला नहीं, नहरिया से जब आप जाएंगे ना तो एक लेफ्ट आपको उधर चला जाता है तुलसीपुर रोड पे, एक राइट में जो हम लोग को आता है ना, ये जो भगवतीगंज जाके छोड़ देता है, समझे आप? भगवतीगंज तुलसीपुर कौन सा, उतरौला रोड जाता है ना? अरे नहीं, हम लोग के घर से आइए बलरामपुर, गर्ल्स इंटर कॉलेज से सीधे निकलिए आप उतरौला की तरफ। तो जब आप पुल पे पहुंचते हैं, पुल के पहले राइट और लेफ्ट दोनों कटा है। लेफ्ट वाला तुलसीपुर रोड पे चला जाएगा वो बंधा होते हुए, और राइट वाला भी ऐसे बागीचा होते हुए भगवतीगंज निकलता है। गेलापुर बगिया हम यही बोल रहे थे, गेलापुर बगिया वाले रोड पे आप कभी गए इधर? बहुत गंदगी, नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं बाइक से, आप सांस फूलने लगी, नहीं जा सकते। वहाँ आग लगा दी जाती है कूड़ा डाल के। तो क्या डीएम साहब को कई बार बताने के बाद, मतलब डीएम ये तो नए हैं, इनको तो मैंने नहीं बताया, लेकिन ईओ को बताया, इसके पहले ये डीएम को बताया, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। 6 महीने का जेल है कूड़ा जलाने में सार्वजनिक जगहों पर, 6 महीने का, आप चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि जो चीज आपको देखनी चाहिए वो आप देखते नहीं हो, जो नहीं देखनी चाहिए। अब महोत्सव के यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, ठीक है, सबको सम्मान करो, हम लेकिन आप पहले दौर पे पत्रकार को अब आप बोल रहे हैं अब आप आके ले लो, और आप आके ले लो, कितने मासूम है आप भी, तो ये भी तो बात है। पहले आवाज दूसरों की उठाई जाती है, वो है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान, क्या हमारा ही मकान थोड़े हैं, बस इसी टाइप का है शशांक जी। जो आप देते हैं समाज को, समाज से वही आपको वापस मिलता है। जरूर ये बात होती है, जैसे हम बहुत हेल्प करते थे, लेकिन मुझे वो लोग हेल्प नहीं किए लौट के जिनकी मैंने की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे हेल्प ही नहीं मिली, मुझे और लोगों की मिली, लेकिन आप जो बोएंगे काटेंगे एंड ऑफ द डे। देश की बात हुई और आपने नानाजी देशमुख की बात की और राजमाता की बात की। अगर मैं बलरामपुर की बात करूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की चर्चा बहुत होती है जी। पहली बार यहाँ से चुनाव जीत कर गए, प्रधानमंत्री हमने दिया, लेकिन जब बात आती है उधर से क्या मिला? थैंकलेस थे वो, थैंकलेस थे, क्योंकि बलरामपुर ने उनको प्रतिभा, उनकी मतलब बलरामपुर इस मामले में बहुत वो रहा, बदकिस्मत रहा है। जो भी यहाँ से गया है ना, लौट के उसने इसको देखा नहीं, देखने लायक ही नहीं है। क्या देखने लायक भी नहीं है? क्योंकि नानाजी देशमुख के साथ मुझे बुजुर्गों से जो पता चला, नानाजी देशमुख के पास कुछ लोग ऐसे गए थे जिन्होंने राजमाता को धोखा दिया, तो उन्होंने वहां जाके शिकायत की, आओ चुनाव लड़ने, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं तुम्हारे बीच में चुनाव नहीं लड़ूंगा, तुम लोग गंदे लोग हो, जो राजमाता के नहीं हुए मेरे क्या होंगे। ऐसे इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के जो भाजपाई नहीं हुए वो सपाई हो गए। देखिए आपको मैं बताऊं, बहुत तकलीफ वाली बात है, हाथ में चूड़ी पहने हुए इस शहर के लोगों के सामने कोई बात करना वैसे तो फिजूल है, लेकिन इसी बलरामपुर लोकसभा से हैदर हुसैन साहब लड़े, नानाजी देशमुख लड़े, अटल बिहारी वाजपेयी लड़के प्रधानमंत्री बने बाद, उसके बाद यही लोकसभा छीन गया आपसे, अब आप श्रावस्ती लोकसभा में रहते हैं। ये दुख नहीं होता है आपको? ये दुख नहीं होता है? ये दुख होना चाहिए था हमें और आपको। तो हम लोग तो बच्चे थे जब ये बदला गया। उस वक्त नेता कौन थे मुझे नहीं पता, कि सांसद कौन थे, आई थिंक बृजभूषण शरण सिंह जी थे। लेकिन अब यहाँ पे वही बात आती है, शायद वो इतना इमोशनली कॉन्टेक्टेड नहीं रहे होंगे इस शहर से। हमारे उनसे बहुत अच्छे टर्म्स होने के बावजूद सच बोलने में मुझे कभी वो नहीं रहता कि अगर वो थे, मुझे नहीं लिटरली मुझे याद नहीं है, ये तो आप गूगल पे देख लीजिएगा, लेकिन अगर वो भी थे तो मुझे उनसे भी शिकायत है, क्योंकि आपने गोंडा को तो नाम बचा लिया, उसका कहानी आती है हमेशा और हर मंच से आता है, आप बहुत गर्वित होकर उसको बताते हैं, है ना। और ये एक अनाथालय है, ये शहर एक अनाथालय है, इसका दर्द ये अहिल्या की तरह हो चुका है, पता नहीं राम कब आएंगे। और उस राम की तलाश में भटकने के अलावा हमारे शहर के लोगों के पास शायद कोई काम भी नहीं है। हमारे यहाँ तो एक ओवर ब्रिज जो बना नहीं है, लेकिन इतनी बधाई उस पर मिली है नेताओं को, कभी सांसद जो पूर्व थे उनको मिली, कभी सदर विधायक को, इतना ज्यादा आपको पता है, इतनी बधाई
मैंने और किसी को फेक तौर पे कहीं किसी शहर में। और कितनों को दिया जाए, जैसे मैं चाहूं अगर बधाई देना, व्यक्तिगत मेरी इच्छा है कि ओवरब्रिज बन जाए तो मैं बधाई किसको दूं? नगर पालिका को दूं, यहाँ के विधायक को दूं, और विधायक में से किसको दे दूं? सभी तो लेके आए हैं। एक एक चिट्ठी सबकी लगी हुई है, मतलब सब लोग वायरल कराते हैं और सब लोग बधाई देते भी। अच्छा, बधाई देने के मामले में बलरामपुर के युवा बालक इतने खाली बैठे हैं, उस पुल का कुछ पता नहीं है, जिस अभी कुछ नहीं पता। झूठ के पुल को इतनी बधाई मिली है कि सच का पुल बनने के बाद शायद बधाई बनना ही बंद हो जाएगी, मिलना ही बंद हो जाएगी। तो शशांक जी, बहुत लंबा चैप्टर है, मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा सा, आपका भी टाइम कीमती है। एक टॉपिक और टच करूंगा, प्लीज बताएं कि इस समय मौजूदा समय में जो नगर सदर के विधायक हैं पलटू राम जी, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ, और उस पे ऑडियो वायरल हुआ, बढ़िया था, ठीक है, जनता के हित के लिए उन्होंने आवाज उठाया, और एक सरकारी कर्मचारी को उन्होंने अभद्र भाषा, गाली गलौज जो भी कहा। वो वीडियो कितना सही है, वो ऑडियो कितना सही है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऑडियो वायरल हुआ। उनके तरफ से कोई भी ऑफिशियल, आपके तरफ से, उनके तरफ से कोई भी ऑफिशियल कुछ बाइट नहीं आया कि मैंने क्या कहा क्या नहीं, लेकिन हुआ वो ठीक था कि सही है कि गलत है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा। उसके बाद जो फेसबुक पे बाढ़ आया लोगों का, बधाई और धन्यवाद और इतना बेहतरीन चीजें, तो ये इसको किस तरह से आप देखते हैं? हाँ, टिप्पणी को तो हम कोई वो नहीं देते, मतलब उस तरह की बात को हम बधाई नहीं देते। सही था, वेरी फ्रैंक, नहीं हम तो बोल रहे हैं उसको हम बधाई नहीं देते। देखिए, एक बात, उस चीज को आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं? नहीं, उसको तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट भी बाकायदा डाला है, लेकिन हम उनके तेवर को अप्रिशिएट करते हैं, उनके लहजे को नहीं। लेकिन उनका जो तरीका था, मतलब बाद में उन्होंने जो अमर्यादित टिप्पणी कर दी, उससे थोड़ा सा उस बात, लेकिन शायद उनको लगा हो कि ऐसा नहीं लगा कि कितने साल बाद इस तरह से तेवर वाला बात करने वाला कोई एक नेता। कह रहा है ना कि मुझे ये अच्छा लगा कि बंदा कम से कम अपनी सरकार में इस तरह से बोला, मुझे ये अच्छा लगा विधायक सदर का। और मुझे लगता है कि सदर विधायक इस तरीके से अगर बोलते रहेंगे, ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, तो अधिकारी ऐसा बेलगाम नहीं होगा। और अब तो उनका समय शुरू होता है अब, क्योंकि गर्मी शुरू हुई है अब, और लाइट जाएगी अब। तो विधायक जी से मेरी गुजारिश है कि यही लैंग्वेज और यही तेवर, ऐसी लैंग्वेज को भी बरकरार रखें। हमें लाइट से मतलब है, हमें काम है बस अपने काम से, तेरे फिक्र से, तेरे जिक्र से, तेरे नाम से। तो मुझे अगर लाइट मिलेगी तो तेवर उनका कुछ भी, आई डोंट केयर, ठीक है। हम भी सेल्फिश हैं, क्योंकि ऐसा कोई बिजली विभाग का कर्मचारी कोई बहुत अच्छा तो नहीं होता है, आपको तो पता ही है वो क्या रात रात हम लोग रात भर हम लोग पागल की तरह 4-4 दिन, मैंने तो पूरा दिन अनशन किया, आप अगर याद होगा तो मुझे लगता है कि ठीक है, विधायक जी के साथ हूं मैं इसमें, और बहुत मुश्किल से साथ होने का मौका दिया विधायक जी ने। वीर विनय चौराहा, जो एक विनय है जिसके नाम से वो चौराहा बना, शहीद हुए देश के लिए, आज उस चौराहे का सौंदर्यीकरण हर देखता हूँ मैं, कहीं ना कहीं होता रहता है, बराबर टूटता है फिर होता है, लेकिन वहां पे एक ही पार्टी का मुझे कहीं ना कहीं जमावड़ा दिखता है। नहीं, कल आपको 2-3 दिन में हम और पार्टी का झंडा मंगा रहे हैं और सारी पार्टी का लगा देंगे वहाँ पे। जैसे कि वो शहीद स्थल है तो इक्वालिटी होनी चाहिए वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी कमल का लगा हुआ है झंडा, तो हम कोशिश करें कि 15-15, 20-20 झंडा कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, सबका लगा दे, जिससे कि शहीद स्थल की बेइज्जती ना हो, लगे कि बराबरी का दर्जा है वहाँ पे। विज्ञापन स्थल बना दिया, शहीद स्थल तो रहा ही नहीं ना, वो भाजपा का परमानेंट विज्ञापन स्थल है, जिसके लिए मैंने 50 दफे इनको लोग को फोन करके गुजारिश की कि भैया प्लीज वहां पे मत लगाइए। हम लोग खुद नहीं लगाते हैं, आपको पता है, हम एक पैगाम का ही जब कार्यक्रम रहता है, पैगाम का होर्डिंग तक हम नहीं लगाते हैं शशांक जी उस पर। क्यों? क्योंकि वो सम्मान नहीं है उस शहीद का। शहीद के नाम पे नौटंकी करते हो और चौराहे को तुमने बिल्कुल अपना घर बना रखा है। वो भाजपा कार्यालय है क्या? हमें तो आपत्ति है जो सदर, जो धीरू सिंह जी ने जो पेंट करा दिया है अपनी मर्जी से ऑरेंज कलर का, मुझे उस पर भी आपत्ति है, लेकिन वो करा दिए हैं तो ठीक है। अपनी संकुचित सोच को उन्होंने एक शहीद पे थोप दिया, क्योंकि वो कोई शहीद स्थल उसको ग्रीन कलर का, आप मिलिट्री का कलर कराते जो डार्क ग्रीन होता है कि नहीं होता है, आपने उसको ऑरेंज करा के क्या मतलब साबित करना चाहते हैं? नगर पालिका का ऑफिस है क्या वो? लेकिन वही है ना कि समर्थ है, वो पावरफुल है, सरकार है उनकी, जो मन कर रहा है वो कर रहा है। उसको शहीद स्थल बनाया था हम लोगों ने, इसलिए मेहनत की थी, इसलिए अनशन पे बैठे थे, 21 दिन तक अनशन पे बैठे थे शशांक जी। जब सुबह 9 बजे आते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे। आज ये जो नौटंकी चल रही है ना, इसका पार्ट नहीं हूं मैं।
9 बजे काम करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक हम लोग काम करके पहुंचे हैं। किसी पार्टी के सत्ता में आने के बाद उसके कार्यालय की शोभा बन के नहीं पहुंचे हैं, कभी किसी कार्यालय में नहीं गए। और 9 बजे बैठते थे, और आपको पता है 21 डेज तक हम लोग लगातार बैठे हैं। क्रमिक भूख हड़ताल करने के बाद कंचन वर्मा तब गई हैं, तो सुरेंद्र सिंह डीएम आए हैं। फिर उसके बाद सुरेंद्र सिंह ने हम लोग की बात को समझा, और आज आप डीएम की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह को मैंने बोला, उन्होंने बोला ये कौन सा कलर कराया। मैं कहा आपको बुरा लग रहा है, अपने पैसे से करा लीजिए कलर, हमारे पास पैसा फालतू का नहीं कि जो आप कहेंगे वो होगा। वो ऐसा डीएम था कि उसने फिर इसी बात पे चाय बुला के पिलाई। आज आप कह देंगे तो उनको लगेगा कि यार ये तो कांग्रेसी है, ये तो कुछ भी बोलते हैं। हम कांग्रेसी नहीं, पहले हम पैगाम संस्था के सदस्य हैं। कांग्रेस मैंने ज्वाइन किया 2014 में, पैगाम में मैं 2007 से हूँ। पैगाम मेरी आइडेंटिटी है। और उस संस्था के लिए हम लोगों ने ये नहीं बनाया था कि आप उसको सांप्रदायिक सौहार्द का वो बना देंगे, वो सांप्रदायिक सोच का अड्डा बना देंगे। उसको ऑरेंज कलर कराने का कोई मतलब नहीं था शशांक जी, लेकिन वी आर हेल्पलेस। तो आज का पॉडकास्ट वैसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग कर सकते हैं, खत्म ही नहीं होगा, फिर हम लोग मिलते रहेंगे। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।